ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैसे कि एक कॉमन सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ऑटिस्टिक बच्चों में और इससे एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं खासकर सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के केस में आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं करता बच्चा और नेम कॉलिंग रिस्पॉन्स नहीं है। ये दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं और ये सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं और ये आपको पता भी नहीं होता कि इसको सिखाएं कैसे। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें होता है। तो आज के वीडियो में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे कि बच्चा नेम कॉलिंग रिस्पॉन्स नहीं देता, हम उसका नाम बुला रहे हैं लेकिन वो उस पर जवाब नहीं दे रहा है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि कहीं सुनता कम है या फिर नहीं सुनता है। उसके लिए आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो हियरिंग टेस्ट, बेरा टेस्ट, ऑडियोमेट्री वगैरह जो भी टेस्ट इसके लिए होते हैं टेस्ट, वो सारी चीज़ें करा दी जाती हैं। उसमें नॉर्मल आया, उसके बाद क्या? तो इसलिए कहते हैं ना कि सबसे पहले ये प्रॉब्लम क्या है उसको अच्छे से समझिए, फिर इसका सॉल्यूशन क्या है उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, कैसे प्रैक्टिकली आप घर पे इसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये समझिए कि देखिए आपका बच्चा उसका नाम जब आप बुला रहे हैं तो उस पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, लेकिन जिस साउंड से आप बुला रहे हैं, जितनी वॉल्यूम आपकी तेज़ है उससे कम वॉल्यूम पे अगर आप राइम्स वगैरह बजा रहे हैं, टीवी चल रही, उसके पसंद की कोई चीज़ें हैं, कोई गाना चल रहा, वो सुन के कान खड़ा हो गया, दौड़ के वो आ गया, तो इसका मतलब कि हियरिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस केस को कहते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बेसिकली क्या होता है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में ये भी मिलता है। तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में होता ये है कि कान जो हमारा है ये हमारा रिसीविंग ऑर्गन है, ये रिसीवर है। बाहर से कोई भी ऑडिटरी स्टिमुलस जो सुनने वाला स्टिमुलस होता है, किसी की आवाज़ को हम सुन रहे हैं, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हमको देख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे हैं, ये विजुअल स्टिमुलस हुआ। मेरी बात सुन रहे हैं, ये ऑडिटरी स्टिमुलस हुआ। सुन के समझ पा रहे हैं, मतलब नॉर्मल सेंसरी प्रोसेसिंग फंक्शन आपका हो रहा। आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं हम, अगर दूसरी लैंग्वेज में हम बोल रहे होंगे आपको समझ नहीं आएगा, तो आपका माइंड वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा। तो ये सिंपल सी बात है। तो बच्चा आवाज़ सुन रहा, उसका कान रिसीवर है, उसने आवाज़ को रिसीव किया। अब ये ऑडिटरी नर्व यहाँ होता है, क्योंकि नर्व ही हो जाए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू ही सारा मैसेज हमारे ब्रेन की तरफ जाएगा। तो ये ऑडिटरी नर्व उस आवाज़ को डिटेक्ट किया, वो ब्रेन की तरफ भेजा, ऑडिटरी एरिया में भेजा। ऑडिटरी एरिया में जाके वो एनालाइज होगा कि क्या कहा गया, और वो अगर उसका नाम है तो नाम है, जैसे कि हमको मार्केट में जाएंगे, हमारा कोई नाम लेगा, हम तुरंत घूम के देखते हैं। तो मान लिया कि मेरा नाम संदीप है, तो जैसे मेरा नाम है मान लिया क्या, तो किसी ने बुलाया तो लगेगा कि मुझे कोई बुला रहा, घूम के देखेंगे तो क्या हुआ, सुना, ऑडिटरी नर्व ने उस मैसेज को लिया ऑडिटरी एरिया में, वहाँ जाके एनालाइज हुआ कि ये तो तुम्हारा नाम है। तो फिर उसके बाद कहा कि तुम पीछे घूम को देखो, तो घूम के देखा कि कोई बुला रहा है, हो सकता है मेरे पहचान का नहीं हो, तो फिर हम उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। बच्चे के केस में क्या हो रहा है कि वो आवाज़ उसके कान में जा तो रही है, हियरिंग की प्रॉब्लम है नहीं तो सुन भी रहा है, उसका ऑडिटरी नर्व उस आवाज़ को लेके और ब्रेन की तरफ जा भी रहा, वहाँ जाके वो लॉस्ट हो जा रहा, वहाँ जाके वो प्रोसेस नहीं हो रहा। ये होता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब जब ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है तो इसमें राइम्स सुन ले रहा, चॉकलेट कहिए, भले वहाँ चॉकलेट आपके पास ना हो, बोलिए कि चॉकलेट ले लो, आके दौड़ के आ जाएगा। आओ टीवी चला देते हैं या फ़ोन ले लो, मोबाइल ले लो, सुन के आ गया। कुछ खाने की चीज़ उसकी फेवरेट है, वो सुन के आ गया, लेकिन नाम बुलाने पर रिस्पॉन्स नहीं किया। मतलब क्या है कि वो अपने मन पसंद की चीज़ें जिनके बारे में ऑलरेडी वो पहले से जानता है, वो अवेयर है, उन्हीं चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है, सेलेक्टिव है वो। उसने अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाई है, उस दुनिया में वो सारी चीज़ें करेगा। उसके बाहर का कोई भी स्टिमुलस हम ऐड करना चाहेंगे, उसको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे तो रिफ्यूज करेगा। मैक्सिमम केस ऑटिस्टिक बच्चों में यही होता है ना कि वो अपने हिसाब से चीज़ें रिपीटिटिव करेंगे। वो फिक्सेशन का पैटर्न जो होता है वो वही होता है कि वो छोटी सी उनकी दुनिया है, उससे बाहर उनको नहीं निकलना है। तो ये होता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जो कि नेम कॉलिंग पे रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं दे रहा। तो ये तो हो गई एक बात।
अब थोड़ा और इसको समझ लेते हैं ऐसे कि कई बार हम कहते हैं कि जैसे कि कंसल्टेशन वगैरह होता है तो नाम पूछा जाता है क्या नाम है, तो किसी ने बताया कि आदित्य है, अर्णव है, अभिनव है, जो भी है। घर पे किस नाम से बुलाते हैं? तो कोई कहता है कि कौन, तो किसी का सेशन हम चल रहे थे, कोई तोता कहता है कि घर पे इसको तोता बोलते हैं। अच्छा हाँ, एक कहीं से आए थे लोग सिवान वगैरह से, तो बोले घर पे इसको तोता बोलते हैं। कोई डुग्गू, कोई गुड्डू, कोई छोटू, कोई सोनू, मोनू, ऐसा करके बोलते हैं। अब बच्चा कंफ्यूज्ड है। 50 नाम अगर अब 3 नाम ले लेके 4 नाम ले लेके बुलाएंगे तो पापा का नाम अलग, पुकारू नाम अलग है, माँ का पुकारू नाम अलग है, दादा दादी कुछ और कहते हैं। अब बच्चा इस कंडीशन में पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है कि मेरा नाम क्या है, तो वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होगा। जब कंफ्यूज्ड होगा तो उसको पता ही नहीं होगा, उसको ही नहीं पता कि उसको बुलाया जा रहा है, तो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? उदाहरण से समझिए, जैसे आजकल पेट डॉग का चलन है। लगभग लोग अब जिनको दिखना है मॉडर्न ज़माने के हिसाब से, उनको स्टैंडर्ड बनना है, तो अपना एक पेट डॉग भी रखते हैं। तो पालतू कुत्ता जब नया नया लेके आएंगे तो अपने पसंद से एक सबकी सहमति से नाम रखा जाता है। अब बॉल फेंका, उसको रॉकी, टॉमी, जो भी बोला उसका नाम कि जाओ लेके आओ, उसको नहीं पता कि उसका ही नाम है वो। धीरे धीरे 2-4-5 दिन उसको बॉल फेंकेंगे, उठा के लेके आने बोलेंगे, उठा के करेंगे, लेके आएगा, तो धीरे धीरे उसको पता होगा कि मेरा ये नाम है। नहीं तो स्टार्टिंग में वो भी कंफ्यूज रहेगा। और धीरे धीरे देखेंगे कि कई सारे वीडियोज आप देखते होंगे कि नाम लिया और तुरंत एक्टिव हो गया वो और जाके बॉल लेके आया। कई वीडियो तो हम देखते हैं कि नीचे डिलीवरी बॉय आया है, छत पर से कुत्ते को उसका नाम लेके भेजा लोग, और वो सीढ़ी से उतर के जाके डिलीवरी का पैकेज वो दांत में पकड़ा लेके आ जाता है। तो ट्रेंड किया गया, उसका 50 नाम नहीं रखा गया, उसका एक नाम, उस पर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो वो कहने का मतलब कि हमारे जैसी समझ की शक्ति नहीं है उसमें, वो सामाजिक प्राणी भी नहीं है, हम तो सामाजिक प्राणी है, वो तो इधर उधर रहने वाले ये हैं। उनको भी एक तरह से ट्रेन किया जा रहा है, तो वो समझ जा रहे हैं। बच्चों को तो आप जैसे जैसे ट्रेन करते जाएंगे वो इजीली सारी चीज़ें सीखते जाएंगे, लेकिन पहले ये तो डिसाइड करें कि इसका एक नाम हो, और एक नाम हो तो उसको तो पता हो कि मेरा यही नाम है। जब नाम पे रिस्पॉन्स इसलिए नहीं कर रहा कि उसको पता ही नहीं कि उसका वो नाम है। अब आपने पत्रा दिखा के पंडित जी से या फिर कुछ क्रिएटिविटी के ये पे माता का नाम, पिता का नाम दोनों मिला के जोड़ के उसका नाम रख दिया गया, उसको तो बताइए कि तुम्हारा ये नाम है। डेली 10-15 बार उसके कान में बोलिए कि ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है करके, उसके बाद देखिए कि धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। तो सबसे पहले करना है कि 50 नाम नहीं रखना है, एक नाम काफ़ी है। 3 नाम रखने से फ़ायदा क्या है? एक नाम रखिएगा, घर में भी ठीक है, स्कूल में भी जाएगा वही नाम रहेगा। मेरा एक ही नाम है, तो क्या हम किसी से कम हैं? हम ज़्यादा बड़े नहीं हो पाए, ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए, ऐसा तो है नहीं। एक ही नाम है, हर जगह का एक ही नाम है और वो मेरा अच्छा नाम है। बच्चों का एक नाम रखिए, कन्फ्यूजन नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, तो फिर बच्चों को कमांड देने के लिए पहले तो फोकस, हम जो बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, आई कांटेक्ट और नेम कॉलिंग रिस्पॉन्स, दोनों की प्रॉब्लम बता रहे थे, और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे के पूरक भी हैं। जब तक बच्चा स्थिर नहीं बैठेगा, फोकस नहीं करेगा, तब तक चीज़ों को वो सही से ऑब्जर्व नहीं करेगा, वो सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो प्रोसेसिंग सही से होगी नहीं, और प्रोसेसिंग सही से नहीं होगी तो फिर ऐसा कन्फ्यूजन हमेशा बना रहेगा। तो ये तो बता दिया हमने कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम है और ऐसे ऐसे होता है। अब इसको कैसे कैसे मैनेज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बता। बचपन में हम लोग मेला में जाते थे तो खिलौना वाला फ़ोन आता था, ऐसे फ्लिप वाला होता था, ऐसे डॉल वगैरह उस पर बनी होती थी, पिंक कलर में खास कर आता था। उसको खोलो और उसमें बटन दबाओ तो बाबूजी ज़रा धीरे चलो, और दर्द डिस्को, और एक आध गाना, 3-4 गाना होता था। आज का जो फ्लिप वाला फ़ोन है या फिर स्मार्टफोन है, इंटरनेट से अनलिमिटेड गाने हैं, फ़र्क है दोनों चीज़ों में। उस टाइम 3-4 गाने 2-4-5 दिन सुने, फिर मन भर गया, फिर रख दिए, वो ख़राब हो जाता था, फेंक दिया जाता था, फिर अगले साल ख़रीदते थे। वो क्या होता था ना कि वो कुछ गाने उसमें फीड हो गए, बस उतने ही बजेंगे। मैक्सिमम जो इस तरह के बच्चे हैं उनको हम लोग एक तो बंद घरों में रखते हैं, ज़्यादा बाहर का एक्सपोजर नहीं मिलता। जब से पता चलता कि प्रॉब्लम है, दिन रात हम पूरी तरह से उसको फिजिकली और साइकोलॉजिकली एब्यूज करना शुरू कर देते हैं। साइकोलॉजिकल एब्यूज हमारा भी होना शुरू हो जाता है।
हम ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी लेते हैं, बच्चे की पे काम कम करते हैं, चिंता ज़्यादा करते हैं। तो नई चीज़ें बच्चे को सिखा नहीं पाते, नया एक्सपोजर मिल नहीं पाता, नए नए वर्ड्स बच्चा नहीं जान पाता, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाता। इन्वायरमेंट में, आसपास के दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं, उसका एक्सपोजर बच्चे को नहीं मिल रहा, तो नए वर्ड्स वो सीखेगा नहीं, नई चीज़ें वो देखेगा नहीं, नए वर्ड्स सुनेगा नहीं, नए गाने, नई तरह की आवाज़ें, नई तरह की बातें वो सुनेगा नहीं। जब हम लोग कहाँ से सीखते हैं? अब यूट्यूब पे जाएंगे तो कोई पॉडकास्ट चल रहा है, कोई उसमें देखेंगे कि अच्छा कोई आया है गेस्ट के तौर पे, तो हम लोग उस बात को सुनते हैं, उसके एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो बच्चे के लिए भी यही करना है कि उसको इन्वायरमेंट में फ्रीली छोड़ना है। बच्चा आपका कोई उसको पैथोलॉजिकल डिजीज नहीं है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज नहीं है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो इसमें ये है कि ओवरऑल जितनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता है बच्चा, उतना वो इम्प्रूव करेगा। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि घर में 2-4 चीज़ें, टीवी की आवाज़ सुना है, मोबाइल में कुछ राइम्स वगैरह सुना है, कार्टून वार्टून की आवाज़ सुना है, बस इतना ही जानता है। इन्वायरमेंट में जब लेके जाएंगे, अगर आप जैसे चिड़ियाघर में लेके गए, कई तरह के जानवर हैं, कई तरह के पक्षियाँ हैं, उनकी आवाज़ें सुनेगा बच्चा, धीरे धीरे उसके दिमाग में वो चीज़ें आएंगी। इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी आवाज़ें हो गई। इसके अलावा बाहर हम निकलते हैं तो बहुत सारे लोगों की बहुत तरह की आवाज़ आती है, कहीं कुछ गाना बज रहा, कहीं कुछ भजन हो रहा, कहीं कुछ कीर्तन हो रहा, कहीं कुछ। ये सारी चीज़ें सुन के तब माइंड और डेवलप होता है हमारा। हम बाहर निकले तभी सारी चीज़ें हम सीख पाते, समझ पाते हैं। हम लोग मैट्रिक तक गांव में रहे, अलग बात है मिशनरी स्कूल से पढ़े, लेकिन मैट्रिक तक गांव में रहे। तो वो वहाँ का जो फैशन सेंस था, जब हम बाहर निकले तो लगा कि ये तो मतलब कि यहाँ के हिसाब से सूटेबल नहीं है। उस हिसाब से हमने अपने आप को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में थोड़ा ये किया कि हमको पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए, हमने किया। तो जैसे जैसे चीज़ों को एक्सप्लोर करते गए, उसके हिसाब से हम अपने आप को चेंज करते गए। पहले आप पुराना वीडियो मेरा जाके देखेंगे तो उसमें कैमरा फेस करने में प्रॉब्लम होती थी, अभी कितने भी कैमरे लगे हों फेस करने में प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक सामने हमने अपने आप को चैलेंज दिया, एक्सप्लोर करी चीज़ों को, एक्सपोजर बाहर का मिला, बहुत सारा नॉलेज गेन किया, उसको एक तरह से चैनलाइज पैटर्न में लिया, उसको वीडियो में कन्वर्ट किया, तब जाके आप हज़ारों लोग डेली बेसिस पे हमारे साथ हैं, वीडियो देख रहे हैं या फिर जो भी चीज़। तो इसी तरह से नॉलेज का दायरा बढ़ता है। सिर्फ बच्चे को घर में बंद करके और उस पर ज़बरदस्ती थेरेपी करने से कुछ भी नहीं होता। हम हमेशा कहते हैं कि बच्चे को अगर थेरेपी सही से करनी है तो कभी लगे ही नहीं कि उसकी थेरेपी चल रही है, उस पर बर्डन होना ही नहीं चाहिए। फन एंड प्ले वे में सारी चीज़ें, फन एंड प्ले वे में। और नहीं पता कि कैसे होता है, आपको लगेगा कि ये तो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ज़बरदस्ती बिठाओ, ऐसे करो वैसे करो, तो फन एंड प्ले वे में कैसे होगा। अभी तक हज़ारों लोग हमारे पटना सेंटर पे विजिट कर चुके हैं, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्री से लोग आए यहाँ पे, कई 1000 लोग आके विजिट किए। जो प्रैक्टिकली आए हैं, जो हमसे मिले हैं, और बच्चे पे जो प्रैक्टिकल अप्रोचेज हमने बताए हैं, वो 1 सप्ताह के लिए बुलाया गया है। और उस 1 सप्ताह में हम इतना कह सकते हैं कि 10-20% बच्चे में चेंजेज आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हम लोग कुछ भी फोर्सफुली उस पर नहीं ये करते हैं। पेरेंट्स को भी चीज़ें सिखाते हैं कि आप कैसे कर रहे थे और कैसे करना होता है, तो उसके बाद बच्चों में इंप्रूवमेंट होनी शुरू होती है। तो इन सब बातों को समझना है। अब ये तो हो गई कि ओवरऑल कैसे रखना है। अब ऑडिटरी स्टिमुलेशन की बात करते हैं, एक एक करके ऑडिटरी स्टिमुलेशन के बारे में समझ। प्रॉब्लम क्या थी? हमारी आवाज़ सुन रहा है, उसका नाम आ रहा, लेकिन उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। प्रॉब्लम इतनी ही थी। ऑडिटरी स्टिमुलेशन की हमने बात की। ऑडिटरी स्टिमुलेशन के लिए आप अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखिए, जैसे घर में छोटे छोटे खिलौने वाले पियानो हो गए, जाइलोफोन हो गए, इस तरह की चीज़ें हो गई। हेडफोन जो होता है वो बाहर से कवर करके हेडफोन पहना दीजिए और अलग अलग तरह की आवाज़ें उसको सुनाइए, नेचर से रिलेटेड, जानवरों से रिलेटेड, पक्षियों से रिलेटेड, वो सारी आवाज़ें, म्यूजिकल, ज़्यादातर म्यूजिकल साउंड्स वगैरह ये सुनाएं। इसके अलावा बच्चे को क्या करें कि थोड़ा लाउड वॉइस में कमांड देंगे। जैसे ही आप नॉर्मल पिच में बात करते हैं तो बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा पिच हाई होता है जैसे ही आपका,
तो देखते हैं कि बच्चा एकदम से अलर्ट हो जाएगा और आपकी तरफ ध्यान देगा। हर बार नहीं, जब बच्चे को कमांड देना है उस टाइम में ऐसा करना है। तो वो देखेगा कि हरदम एक नॉर्मल वॉइस में, नॉर्मल पिच में ये बात करते हैं। लाउड जैसे ही वॉइस हुई, हाई पिच में जैसे ही आपने ये करा, बच्चे को कान में ये हुआ और लगा कि कुछ तो ऐसा है जिस पे कि हमको अलर्ट होना चाहिए, तो उस पर आपको ध्यान देगा। एक तो ये बात। दूसरी चीज़ ये कि बच्चे का आँख ढकिए, उसको किसी भी तरह से ढक दीजिए कि कंसंट्रेट करे, आसपास की चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। ब्लाइंड फोल्ड करके और घर में छोड़ दीजिए और घर के एक कोने पे उसको रखिए, एक रूम के एक कोने पे। दूसरे कोने से आप आवाज़ लगाइए कि इधर आओ, ABCD जो भी नाम है उसका, इधर आओ। वो सुनेगा। आवाज़ की दिशा में अगर बढ़ना शुरू कर दिया तो वहाँ से बच्चे का क्या होगा, ऑडिटरी स्टिमुलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और धीरे 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 देखेंगे कि नेम कॉलिंग रिस्पॉन्स भी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, कमांड्स भी लेना शुरू कर देगा बच्चा। और मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इसी वजह से होती हैं कि जो बाहर में सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आप देखते हैं, तो बच्चा कैसे किसी से इंटरेक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा। जब वो उसका नाम बुलाएंगे उसको समझ ही नहीं आएगा, प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, तो सामने वाला ध्यान देगा ही नहीं। तो सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर तो यहीं से डेवलप करेगा कि उसको समझ नहीं आ रहा, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, लोग धीरे धीरे कहेंगे कि इसको समझ नहीं आता, छोड़ दो। तो इसलिए ये ऑडिटरी स्टिमुलेशन, इसके अलावा कमांड फॉलोइंग और फोकस की एक्टिविटीज़, जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको जब बच्चा स्थिर बैठेगा, फोकस करेगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़, तो ये भी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का एक चीज़, एक बीड लिया, लेके यहाँ पे ले आकर लगा रहा है, तो ये कमांड हम दे रहे हैं, उसके हिसाब से बच्चा प्रोसेस कर रहा है, वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ये एक्टिविटी होती है। तो ये एक्टिविटीज़, इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो हो ही गए, घंटी वंटी ले आके कान के पास बजाना, अलग अलग तरह के ग्लास, जैसे कि तांबे का हो गया, पीतल का हो गया, कांसा का हो गया, चांदी का हो गया, शीशे का हो गया, जितना ग्लास रख के उसमें चम्मच डाल के थोड़ा साउंड प्रोड्यूस करें, वो सब चीज़ें बच्चे को सुनाएंगे। तो देखेंगे कि धीरे 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 बच्चा आवाज़ पे आपके रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा और ऑडिटरी प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो ऐसे ही बच्चों में जब सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है ना, तो उसके लिए सेंसरी स्टिमुलेशन होता है, उसके लिए अलग अलग तरह के अप्रोचेज अप्लाई किए जाते हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन है, बहुत सैकड़ों अप्रोचेज हैं, हर एक बच्चे के लिए अलग अलग तरह से अप्लाई किया जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि 1000 बच्चा है, हज़ारों बच्चा अपने आप में यूनिक है, तो हज़ारों बच्चे में अप्रोचेज अलग अलग तरह से अप्लाई होंगे। कब किस में क्या अप्लाई करना, इसके लिए कहीं जाइए, लेकिन सही से पता करके, किसी थेरेपिस्ट के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी डॉक्टर के पास, किसी न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी सेंटर में जाइए, उनके प्रॉपर गाइडेंस में ये सारी चीज़ें कीजिए। बच्चे में पहले महीने से इम्प्रूवमेंट होगी। हम बार बार कहते हैं कि पहले महीने से इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। आपको, पेरेंट्स को एजुकेट करना होता है, बच्चे को री एजुकेट करना होता है, क्योंकि जो चीज़ें उसने मिस कर ली, फिजिकल एज उसकी बढ़ रही है लेकिन न्यूरोलॉजिकल एज में वो पीछे हो रहा। तो अब क्या हो रहा है कि समझदारी उतनी बढ़ नहीं रही। अब आप 4 साल के बच्चे से कंपेयर करके उसको चीज़ें सिखाना चाहते हैं और आप क्विक रिजल्ट चाहते हैं, तो वो नहीं हो पाता है, तो आप होपलेस होते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि वो जो टाइम उसका लैप्स हो गया जिसमें हमको समझ नहीं आया, तो उसी चीज़ जो मिस कर गया, उसी चीज़ को री एजुकेट करना हमारा काम है। और जितने लोग भी हमारे साथ डेली बेसिस पे 100-125 लोग सेशन में हैं, डेली बेसिस पे उनका सेशन चल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड से हैं, तो हैं, उनको सारी चीज़ें बताई जाती हैं, पेरेंट्स को ट्रेन किया जाता है, उनको एजुकेट किया जाता कि उनके बच्चे को कैसे मैनेज करना। वही थेरेपी प्रोटोकॉल दूसरे बच्चे पे अप्लाई नहीं होगा, वो दूसरे तरह से होगा, इस बात को समझना है। तो पेरेंट्स अगर एजुकेटेड होने लगेंगे, बच्चे उनके ठीक होने लगेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपके बच्चे में भी किसी तरह की प्रॉब्लम इस तरह की है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ हमारे मैनेजमेंट का नंबर दिया रहता है, उस पर कॉल या मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। कैसे कंसल्टेशन होगा, सारा प्रोसीजर वो बता देते हैं। जनरली संडे में कंसल्टेशन होता है, 20 स्लॉट अवेलेबल होते हैं, उससे ज़्यादा सेशन नहीं लिया जाता है। तो आप भी अपना स्लॉट बुक करके, और दुनिया में कहीं से भी देख रहे हैं, आपको बातें मेरी समझ में आ रही हैं, तो वहीं बैठ के अपने बच्चे को मैनेज कर सकते हैं। बस थोड़ा डेडिकेशन की ज़रूरत है और थोड़ा सही दिशा निर्देश की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।